नमस्कार मेरे सभी प्रिय मित्रों को। तो साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इससे पहले अपने फिजिक्स के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अपने साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे दोस्तों। और फिजिक्स के अपने 2 चैप्टर अपने जो मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो भौतिकी के 2 जो लेसन थे वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। तो दोस्तों, आज अपने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, बल एवं गति के नियम। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, गति के नियमों के बारे में आज इस अध्याय में अपने चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले गति के बारे में अपने विस्तारित चर्चा कर चुकी है। इससे पहले गति की एक पूरी की पूरी यूनिट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि गति के बारे में अपने को पता है। सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु है और वस्तु अपनी जब अवस्था में परिवर्तन करती है, जब अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन करती है, चेंज इन द पोजीशन इज इक्वल टू मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 बात, गति के बारे में अगर अपने बात करें तो इतिहास में अगर अपने जाएं, अतीत काल की घटनाओं को अगर अपने पढ़ें, तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है कि गति से संबंधित जितने भी नियम प्रतिपादित किए गए, जितने भी सिद्धांतों की व्याख्या की गई, वो गति के नियमों के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और सर्वप्रथम गति के नियमों को प्रतिपादित किया था भौतिकी के महान वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक में लिखते हैं, प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। इस पुस्तक में गति विषय से संबंधित सभी के सभी नियम दर्ज हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है साथियों कि क्या गति के नियम विज्ञान से संबंधित हैं? क्या मानव प्रजाति से संबंधित हैं? क्या ये प्राकृतिक सिद्धांत हैं या नेचर के ऐसे लॉ हैं जो मानव से बहुत ही रिलेट करते हैं, मानव प्रजाति से रिलेट करते हैं? प्रतिदिन जो पृथ्वी में होने वाली घटनाएं हैं, जो मानव के द्वारा घटित होती हैं, उनमें क्या अहम भूमिका गति के नियमों की है? तो गति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अपने मन में आते होंगे। बिल्कुल सत्य बात है। गति के नियम हैं जो वो भौतिकी के अलावा प्राकृतिक नियमों को भी फॉलो करते हैं, या ये एक प्राकृतिक सिद्धांत भी हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, या अपने कह सकते हैं यह एक प्रकृतिवाद सिद्धांत है। बिल्कुल सत्य बात है, ऑथेंटिक बात है। किंतु अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें प्यारे साथियों, तो मानव जीवन से गति के नियम कुछ इस प्रकार संभव हैं कि अगर अपने कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु गतिमान करवाते हैं या गति की अवस्था में करवाते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई बाहरी शक्ति कार्य करती है, या बाहरी खिंचाव कार्य करता है, या ये कह सकते हैं एक्सटर्नल पावर वर्क कर रही है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं स्टूडेंट्स, कोई एम मास की बॉडी है, कोई एम द्रव्यमान का पिंड है। इस पिंड को अगर अपने धक्का लगाते हैं, अब ये पिंड जो है वो एज ए रेस्ट कंडीशन में है, अपनी विरामा अवस्था में है। जैसे ही पिंड पर अपने धक्का लगाया, पिंड को पुश किया, बॉडी को पुश किया, तो बॉडी मूवमेंट करती है v वेलोसिटी से, b वेग से क्या होती है, गतिमान होती है। तो पूरी की पूरी घटना में एक बात समझे क्या मित्रों, क्या बात समझे, ये एक कैसा फिनोमिना है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंतर्गत कोई रेस्ट बॉडी को जब अपने फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, तो वो वस्तु मोशन की कंडीशन में आती है। और इस धक्के को ही क्या कहते हैं, बल। मुख्य रूप से भौतिकी की भाषा में बल की अगर बात की जाए मुख्य रूप से, तो 2 ही शब्दों में बल की परिभाषा खत्म होती है, फोर्स, बल,
बल एक किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव है मित्रों। मुख्य रूप से बल किसी वस्तु पर लगने वाला एक धक्का या खिंचाव है। सर कैसा धक्का? जैसे मान लीजिए किसी भी पत्थर को, किसी बॉडी को आप पुश करेंगे, अगर वो रेस्ट कंडीशन के अंदर है तभी तो मूव करेगी। अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में है, तो साथियों वो रेस्ट कंडीशन में ही विराजमान रहेगी, अपनी विरामावस्था में ही रुकी रहेगी। तो स्थिति में परिवर्तन कब आएगा? जब आपने क्या किया, उस पर पुश किया या उसको धक्का दिया। किसी वस्तु को रस्सी के सहारे खींच रही हैं, तो कैसे खींचा? जब अपने उस पर बाह्य बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बल एक धक्का है और खिंचाव है और कुछ नहीं। अब अगर बात करें भौतिकी की भाषा में, तो लिखते हैं कि भौतिक विज्ञान का वह गुण जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे, जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है मित्रों। सबसे मुख्य बात कि सर ये थोड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, ये भाषा थोड़ी सी अलग कैसे है? यहाँ तो धक्के और खिंचाव की बात की जा रही थी, फोर्स के बारे में। यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे। सर बल एक ऐसी इवेंट है, बल एक ऐसी अवस्था है किसी वस्तु की जो वस्तु को क्या कर देती है, एक्सीलरेट कर देती है, उसमें त्वरण पैदा कर देती है। सर कैसे? चलो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। स्टूडेंट, ये एक एम बॉडी है, एम मास की बॉडी है, जो एक धरातल या सतह पर रखी हुई है। इस पर एफ फोर्स लगाया जाता है और यह वी वेग से गतिमान होती है। तो दोस्तों सबसे मुख्य बात, जब आप किसी बॉडी पर बल लगाते हो, जब किसी वस्तु पर, विरामावस्था की वस्तु पर जब आप बल लगाते हो, तो बल लगाते समय जब वो वी वेग से गतिमान होती है, तो क्या वेग एक जैसा रहता है? क्या वेग में कोई बदलाव नहीं होता? जैसे सपोज दैट 50 केजी का कोई पिंड है, 50 किलोग्राम का कोई पिंड है, ठीक है, 5 किलोमीटर तक आपने उसको धक्का लगाना है। तो जैसे आप उसको पुश कर रहे हो, क्या 5 किलोमीटर तक आप उस पर समान बल लगाएंगे? क्या एक जैसा ही बल वहां पर कार्यरत होगा? कभी तो बल की अवस्था बदलेगी, कभी तो बल की अवस्था में परिवर्तन आएगा। और जब बल कम ज्यादा करेंगे तो वेग भी तो कम ज्यादा होगा। क्या वेग में परिवर्तन नहीं होगा क्या? और वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। तो बात समझ में आई दोस्तों कि जैसे आपने वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण उत्पन्न हुआ, तभी तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ मोशन। यहां तक बात समझ में आई क्या फोर्स के बारे में? अब थोड़ी बात अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बल के बारे में यदि अपने और थोड़ी व्याख्या करें तो यह बात सामने आती है कि बल, किसी वस्तु पर जब बल कार्य करता है, फोर्स वर्क करता है किसी वस्तु पर, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं? सबसे पहला परिवर्तन, वस्तु की स्थिति बदल जाती है, पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन होता है, अर्थात गति उत्पन्न होगी। वस्तु की डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन होता है। बिल्कुल करेक्ट बात कि जैसे आपने वस्तु पर फोर्स लगाया तो वस्तु की डायरेक्शन चेंज हो गई। सर कैसे? एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एफ फोर्स एम मास की बॉडी पर जब अपने लगाते हैं तो वस्तु की डायरेक्शन इधर रहेगी जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है, और ये वस्तु मूव करती अगर यहां पर आ गई तो किसी अन्य बाहरी वस्तु के द्वारा अगर इस जगह पर बल लगाया जाए तो क्या वस्तु की दिशा चेंज नहीं होगी? क्या नीचे की ओर अगर आप बल इस दिशा में लगा रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि वस्तु पर बल किस दिशा में कार्यरत है।
बल आप अगर इस दिशा में लगवा रहे हो वस्तु को, तो स्वाभाविक बात है मित्रों, वस्तु उसी दिशा में मूव करेगी। जैसे ही किसी दूसरी बॉडी के द्वारा, दूसरी ऑब्जेक्ट या दूसरी वस्तु के द्वारा उस पर, उसकी सतह पर बल लगाया, तो वो वस्तु इधर की ओर चल पड़ी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो दिशा में भी परिवर्तन होता है, दिशा में भी परिवर्तन होता है किसी वस्तु पर फोर्स लगाने से। करेक्ट बात सर। ये तो होगी सैद्धांतिक बात, सिद्धांत पढ़ लिया कि हाँ जी, कि जब किसी वस्तु के अंदर फोर्स उत्पन्न होता है, मतलब बल लगाते हैं, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। करेक्ट बात सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? m मास की बॉडी पर अगर a त्वरण उत्पन्न हुआ तो दोनों का मिलन होगा, तो क्या उत्पन्न होगा? फोर्स। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यह इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर, 9th की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी के अंदर आपने बकायदा पढ़ी होगी। और ये आया कैसे? ठीक है, ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में, गति के द्वितीय नियम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये प्रूफ कैसे हुआ? अब बात कर रहे हैं दूसरी डेफिनेशन इसके अगर बनाई जाए फोर्स की, तो यह कह सकते हैं मित्रों कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर अगर त्वरण a कार्य कर रहा है, तो वस्तु पर बल F कार्य करेगा। तीसरी डेफिनेशन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु और त्वरण a का गुणनफल किसके तुल्य होता है? बल के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? बल के तुल्य। चलो अब डिस्कस कर रहे हैं यूनिट की। मात्रक क्या है सर? मापते कैसे हैं? बिल्कुल सही बात। देखो, बल को अगर मापा जाए तो साथियों द्रव्यमान को केजी के अंदर, सूत्र से मात्रक निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई, त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां भी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ गया? केजी गुना मीटर प्रति, केजी गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल सर हाँ। अब ये जो केजी गुना मीटर प्रति सेकंड है मित्रों, ये केजी गुना मीटर प्रति सेकंड 1 न्यूटन के बराबर होता है। सर न्यूटन कैसी टर्म है? तो दोस्तों कह सकते हैं कि न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। परीक्षा में पूछा जाता है कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसकी व्याख्या सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन में की थी। ठीक है, तो अपने ही नाम पर एक मात्रक रखा गया न्यूटन, और यह एक न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होगा? केजी गुना मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होगा। हाँ या ना सर? हाँ। यहां तक बात समझी क्या? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइन। वो आप वाली डाइन नहीं, डाइन। ठीक है दोस्तों, तो डाइन की बात करें, और एक जो न्यूटन होता है वो 10 की घात 5 डाइन की इक्वल होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन। ओके, तो ये बात अपने मुख्य बल के बारे में पढ़ी। इतने प्रश्न बल के अंदर बनने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं सर बल के टाइप क्या है। अगर अपने बात करें प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर बेसिस ऑफ फोर्स, तो प्राकृतिक बलों की अगर बात करें, ठीक है, जो मूल बल है, ठीक है, प्रकृति के आधार पर बलों की व्याख्या कई प्रकारों में की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये प्राकृतिक बल है। इसके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्राकृतिक बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? जो पूरी अर्थ को बाउंड करके रखती है, पूरी अर्थ को बांधे हुए है। अर्थ प्लेनेट के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अपने चल रहे हैं, अपने टिके हुए हैं। बात बिल्कुल सही है। कैसा फोर्स है सर? इट इज अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन। यह एक आकर्षण प्रकृति का बल है। बिल्कुल सही बात है सर, खिंचाव करता है, और बल का यही तो गुण धर्म है, बल की यही तो प्रॉपर्टीज है कि क्या करे, या तो धक्का दे, या खिंचाव करे, या उसको खींचे। यही तो गुण है बल का। तो समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है
वो एक प्राकृतिक बल है या प्रकृति के आधार पर ये मूल बल है। नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्स। एटम, परमाणु और परमाणु के केंद्र में उपस्थित नाभिक और नाभिक में जो बंधे हुए हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं, ये आपस में जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं उसी को तो बोलते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। जो नाभिक अपने अंदर एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी 2 टाइप्स का होता है, या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, मतलब दुर्बल या प्रबल। तीसरी अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। पूरा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ मूल बलों की मैं व्याख्या कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको प्रकृति में जो बल कार्य कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जो अपने फोर्स वर्क कर रहा है प्लेनेट पर, वो कैसे कैसे कर रहा है और कितने प्रकार का कर रहा है और कौन कौन सा है। तो विद्युत चुंबकीय जो बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो वही फोर्स, ठीक है। तो यह भी एक क्या है, प्रकृति के द्वारा एक मूल बल है जो प्लेनेट में उत्पन्न होता है। यहां तक बात समझ में आई क्या फोर्स के बारे में? ठीक है, चिंता ना करें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूं, क्योंकि आज अपने इसकी ये मान लीजिए आज चैप्टर प्रारंभ है, श्री गणेश चैप्टर का ना, तो प्रारंभ है, तो प्रारंभ में तो अपने बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे, 0 से, ठीक है। ताकि जो स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत वीक पॉइंट लगता है ना, वो एकदम क्या हो जाए, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए, ठीक है। चलो अपने बात करनी है फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में अपनी इतनी बातें की, अब पढ़ते हैं गति विषयक नियम या गति के नियम या गति के विषय से संबंधित नियम, द लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक m मास की एक बॉल है जिसका द्रव्यमान m है, और यह बॉल जो है पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में है, रेस्ट कंडीशन में। सर कब तक रहेगी रेस्ट कंडीशन में? अरे भाई, अगर कोई वस्तु पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मेरे हाथ पर पड़ा है, तो मैं इसको आज जैसे हाथ पर रखे हुआ हूं, ठीक है, तो मैं 1 साल चाहे ऐसे खड़ा रहूं, ये तो अपनी एक इसी कंडीशन पर रहेगा, ठीक है। इट इज ए नॉन लिविंग पार्टिकल, निर्जीव वस्तु है, न तो चलेगी न ही विकास करेगी, यहीं रुकेगी। अब सर चलाएं कैसे? इसकी पोजीशन में परिवर्तन कब होगा? जब मैं कोई बाहरी बल लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं और इसको उठा दूं, अब स्थिति बदल गई, ठीक है। तो क्या समझे दोस्तों कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर बाहरी बल F ना लगाया जाए या उस पर बाह्य बल कार्यरत न हो। हाँ या ना सर? हाँ, ठीक है ना। तो जैसे ही m मास की बॉडी पर आपने फोर्स F लगाया तो वस्तु क्या होगी, गति करने लगी, उसमें वेग उत्पन्न। सर किसी अगर तल पर या समतल पर बॉल को लुढ़का दे, अब ये बॉल लुढ़क रही है, बॉल जा रही है, तो क्या सर ये रुकेगी नहीं क्या? आप तो कह रहे हैं सर अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, अगर अपने बल लगा दें तो वो बल की अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में रहेगी। तो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर तो रुकेगी। अपने घर पर तो अपने ये एग्जाम्पल्स अपने देखते हैं ठीक जीवन में, ये छोटे छोटे जो रोजमर्रा के अंदर अपने काम आ रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनको तो अपने देखते हैं इस फिनोमिना को। तो ठीक है कि बॉल लुढ़काई तो वो धीरे धीरे जाकर किसी एक बिंदु पर तो रुकेगी, कहीं ना कहीं तो उसका अंतिम बिंदु आएगा, बिल्कुल आएगा सर। जैसे चलते चलते ये सपोज दैट यहाँ रुक गई, अब ये वस्तु यहाँ रुक गई दोस्तों, तो रुकने का कारण क्या हुआ? एक बल तो आपने इसकी सतह पर लगाया जो इसको क्या करने लगा, गतिमान अवस्था के अंदर करने लगा, गति करवाने लगा, और एक बल इस वस्तु की सतह और पृथ्वी की सतह के मध्य कार्य कर रहा था, जिसको बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो रुकने की प्रमुख वजह क्या थी? रुकने की जो
इसकी वजह थी दोस्तों, वो क्या थी, वो ये थी, घर्षण बल थी। ठीक है, जो समतल सतह के द्वारा इस वस्तु की सतह पर कार्यरत था। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स ने इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू पर रोक दिया। अब ये फिर से विरामावस्था के अंदर आ गई। तो दोस्तों यही था गति का प्रथम नियम। अब सर सपोज दैट कुछ ऐसी बात आ जाए कि अब ये रुकी हुई है, तो इसको विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे सर? विरामावस्था। तो सर एक ऐसी बात भी पढ़ी जा रही है कि अगर किसी वस्तु को गतिमान स्थिति में, सिंपल भाषा में लाया जाए, तो वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। बिल्कुल करेक्ट बात। अर्थात पूरे नेचर के अंदर, पूरी प्लेनेट में ये एक वस्तु की प्रॉपर्टीज है, ये वस्तु का एक मूल गुण है, प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। कौन सी वस्तु का कैसा गुण सर? कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में रहेगी जब तक बाह्य बल न लगाया जाए, लेकिन वो वस्तु जो है वो अपनी जब बाह्य बल लगाएंगे, वो गति करेगी, तो वो अपनी गति में विरोध उत्पन्न करेगी, अपनी अवस्था में जो होने वाला परिवर्तन है उसको रोकना चाहेगी, उसमें बाधा उत्पन्न करेगी। अगर वो बाधा उत्पन्न करेगी अर्थात वो किस अवस्था में रहना चाहेगी? स्थिर अवस्था में, एज ए रेस्ट कंडीशन में। और वस्तु का यह स्थिरता का गुण, अगर इसको लिखा जाए, वस्तु का यह स्थिरता का गुण क्या कहलाता है मित्रों? जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व। महत्वपूर्ण बिंदु। तो दो ही शब्दों में आप इसको कह सकते हो कि वस्तु में पाए जाने वाला स्थिरता का गुण क्या कहलाएगा? उस वस्तु का जड़त्व कहलाएगा। और यह जो नियम है, गति का प्रथम नियम है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस वस्तु को आप गति करवाना चाह रहे थे वो अपनी अवस्था में क्या कर रही थी? परिवर्तन का विरोध कर रही थी। अपने अवस्था में जो परिवर्तन होने जा रहा था उसमें बाधा उत्पन्न कर रही थी, उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा था, उसमें प्रतिरोध आ रहा था। और यही प्रतिरोध उसको किस अवस्था में डाल रहा था? स्थिरता की अवस्था में। और वस्तु का वह स्थिरता का गुण क्या कहलाया? सर जड़त्व कहलाया। इसीलिए प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है, इस प्रॉपर्टीज पर आधारित है, इनर्शिया पर डिपेंड है। इसीलिए इसको गति का जड़त्व का नियम भी कहा जाने लगा। ओके प्यारे साथियों, यहां तक बात पहुंची क्या? अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट। चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अप्लाई कहाँ होगा? इसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, तो एप्लीकेशंस देख लीजिए। पहला एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए ये एक बस है, बस का अंदर वाला भाग है और आप किसी इस प्रकार सीट पर बैठे हैं, थोड़ी सुंदर बना दिया ना। तो जैसे ही दोस्तों रुकी हुई बस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बस गाड़ी जो भी है, ये रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में है। और जैसे ये चलना प्रारंभ करेगा, मूव करेगा, तो दोस्तों आपके जो पैर हैं वो इसकी धरातल पर हैं और गाड़ी के जो टायर हैं वो पृथ्वी की धरातल पर है, मतलब पृथ्वी की सतह पर है। और जैसे ये मूव करेगी तो आपका ये वाला जो भाग है वो तो रहेगा स्थिर और आपका आगे वाला भाग है वो झुक जाएगा। अर्थात बस में बैठे हुए यात्रियों का बस स्टार्ट होने पर, चलने पर आगे की ओर झुक जाना, यह भी तो गति के नियम पर आधारित है, यह भी तो जड़त्व पर आधारित है। सर कैसे? बिल्कुल करेक्ट बात, क्योंकि आपकी जो नीचे की बॉडी थी ये तो क्या रहना चाह रही थी? रेस्ट कंडीशन में। फोर्स लगा, फोर्स यहां पर लगा, ये तो रुक गई, जैसे बल लगा, ऊपर वाली बॉडी जो थी
वो आपकी मूव करना चाह रही थी, गति करना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, गति का विरोध इसने किया, नीचे वाले भाग ने। तो यहां बल लगा, यहां लगा नहीं। ऊपर वाले वस्तु पर बल नहीं लगा तो आगे की ओर झुक गया, यहां लगा ये रुक गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। इसी का रिवर्स कर लो, इसी का रिवर्स कर लो। रिवर्स अगर देखा जाए तो दोस्तों रिवर्स जो होता है वो ये है कि अगर वस्तु चल रही है, बस चल रही है, और गतिमान बस को अचानक रोक दिया जाए, ब्रेक अचानक लग जाए, तो बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर धक्का लगता है ना। तो ये बात भी करेक्ट है सर। वही बात कि वस्तु मूव कर रही थी, गति कर रही थी, आप वस्तु के अकॉर्डिंग अवस्था में परिवर्तन का क्या कर रहे थे, विरोध, तो आगे की ओर झुक गए। जड़त्व का नियम यहां पर फॉलो हुआ। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? ये आप अपने द्वारा भी समझ सकते हो। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण है मित्रों। इसी प्रकार जो पेड़ है, पेड़ की टहनियों पर आपने देखा होगा, इस प्रकार का पेड़ है, तो पेड़ की अगर शाखाएं हैं जो, ठीक है ना, ये शाखाएं हैं, ठीक है, तो पेड़ की शाखों पर ऐसे फल लटके रहते हैं, है ना, फल लटके रहते हैं, फल लटके रहते हैं। तो आपने क्या देखा, जैसे पेड़ को हिलाया तो टहनियां हिली, टहनियों से फल टूटा, नीचे गिर गया। तो ऐसा सर कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जो आपने भार बल लगाया पेड़ को हिलाने पर, वो टहनियों पर लगा। जो फल था वो अपनी विरामावस्था में रहना चाह रहा था, लेकिन आपने उस पर बाह्य बल लगाया, विरामावस्था में नहीं रहा, टहनी फल से अलग होगी, फल नीचे गिर गया, ठीक है। अर्थात उसने अपनी गति में होने वाली, अर्थात अपनी अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा था उसका विरोध किया, जड़त्व उत्पन्न हुआ, स्थिरता का गुण उत्पन्न हुआ उसमें, फल में। फल तो स्थिर था, टहनी बाह्य बल के द्वारा हिली और फल टूटकर पृथ्वी पर आया। तो दोस्तों ये दूसरा उदाहरण था जो गति के विषय से जुड़ा हुआ था, जो एक प्राकृतिक सिद्धांत है, ठीक है मित्रों। तो ये तो था गति का प्रथम नियम। अब जड़त्व के बारे में बात करें तो नेचर के अंदर जो इनर्शिया है वो 3 प्रकार का कार्य करता है, 3 प्रकार का लगता है। सर कैसे? 3 प्रकार का बल कैसे कार्य करा? सबसे पहले अगर बात करें तो विराम का जड़त्व, या अपने कह सकते हैं स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। नंबर 2 अगर बात करें तो गति का जड़त्व। पूरी इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ बताने के लिए कि अगर पूछ लिया जाए 3 प्रकार का जड़त्व कार्य करता है किसी वस्तु पर, ठीक है, गति का जड़त्व, स्थिरता या विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। और जो भी अपने उदाहरण पढ़े हैं वो तीनों के तीनों उदाहरण इनसे संबंधित है मित्रों, तीनों के तीनों उदाहरण क्या है, इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो ये हुआ अपने गति का प्रथम नियम, कुछ उदाहरणों सहित पढ़ा आपने और कुछ व्याख्या की अपने थ्योरी के रूप में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ठीक है। 3rd लेसन अपना स्टार्ट हो चुका, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। कल करेंगे गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम और संवेग की व्याख्या, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे मित्रों कल। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपकी परीक्षा से संबंधित आपको उपयोगी लग रही है तो शेयर करें अपने अन्य साथियों तक, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है दोस्तों, है ना, सपोर्ट भी अपनी रखें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, कुछ विशेष सूचना ये भी है मित्रों कि अगर मेरे जो साथी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, तो वो यूपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम आ रहा है सीएपीएफ का, असिस्टेंट कमांडेंट का, है ना, जो अपने शस्त्र बल के अंदर है, कहने का तात्पर्य है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। तो वो फॉर्म अप्लाई करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रख सकते हो, उनसे संबंधित कोर्स भी है ये, ठीक है। और हिस्ट्री की जो वीडियोस आ रही हैं अपनी स्टैटिक्स जीके की, तो वो तो आरएस प्री लेवल एग्जामिनेशंस की हैं, और आप वो सभी ऑल ओवर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएँ। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।